क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे समृद्ध देश के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था कि लोगों में सुसाइड कमिट करने पे होड़ लगी हुई थी। अगर कोई होटल में रूम लेने जाता तो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछता था कि आप यहाँ पे रात को रहने वाले हैं या फिर सुसाइड कमिट करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं इन सब कारणों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश खत्री, CA आप सबको पता है कि अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए हमें बहुत सारी स्किल सेट चाहिए होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इज अ बिजनेस ऑफ विजडम। तो विजडम को गेन करने के लिए हमें बहुत सारे केस स्टडीज को पढ़ना पड़ता है। तो आज एक ऐसा ही केस या एक ऐसी ही स्टडी आपके लिए लेके आया हूं जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। इससे हम सीखेंगे कि क्या क्या गलतियां रही थी उस वक्त लोगों से, उस वक्त सरकारों से क्या गलतियां रही थी, सरकारों ने क्या गलत स्टेप्स उठाए थे, क्या सही किया था और क्या सही नहीं किया था, और क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे जो कि उस डिप्रेशन को 25 साल तक खींचते ले गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है 1914 की, जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ। पूरा यूरोप वर्ल्ड वॉर वन के अंदर झुलसा हुआ था और वहीं दूर बैठ के अमेरिका अपने आप को इंडस्ट्रियली डेवलप कर रहा था। 1917 में आखिर में जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने जा रहा था तब जाके यूएसए उसके अंदर घुसा, तो उसका कोई पर्टिकुलर इंपैक्ट नहीं हुआ उसकी इंडस्ट्री पे या उसकी इकोनॉमी पे। और साइड बाय साइड जब यूरोप की प्रोडक्शन, यूरोप की एग्रीकल्चर बुरी तरह क्रिपल हो चुकी थी, अमेरिका मजे कर रहा था। उसके इंडस्ट्रियलिस्ट दिन रात पैसे कमा रहे थे, बेतहाशा पैसे कमाए उन लोगों ने, उनके फार्मर्स ने खूब पैसा कमाया। और क्यों कमाया? क्योंकि यूरोप तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है। दो ही इंडस्ट्रियलाइज्ड जगह थी दुनिया भर के अंदर, एक यूएस और एक यूरोप। तो जब यूरोप एक इंडस्ट्रियलाइज्ड प्लेस था, वो जब डेवलप नहीं हो रहा था, जब वो रुका हुआ था, थमा हुआ था, उसी वक्त अमेरिका ने पेस पकड़ रखी थी। तो जितनी भी अमेरिका का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, वो सारा का सारा यूरोप को बिक रहा था और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे अमेरिकन। इनफैक्ट रोरिंग 1920s का भी एक टर्म दी गई है उस वक्त को, कि उस वक्त यूएसए वाज गोइंग थ्रू अ रोरिंग 1920s। अब हुआ यूं कि जब यूएसए को चांस मिला कि उसने अपने आप को डेवलप करना है, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। और इस हद तक यूएस एरोगेंस में आ गया या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि उन लोगों ने ओवर कैपेसिटी एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। उनकी फार्मर्स से उन्होंने दुनिया भर के फार्म लैंड्स लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बहुत बहुत सारी लैंड्स लेके इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और वो क्यों किया? क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी, एक गलत जजमेंट थी कि सारी दुनिया उनका माल खरीदती रहेगी आने वाले कितने सालों तक। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि यूरोप भी कल को इंडस्ट्रियली डेवलप हो जाएगा और अपने काम को नॉर्मली करने लगेगा। क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो फैक्ट है कि सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप के अंदर आया था, यूएस तो बाद में आया उसके। तो जब ये सारी चीजें हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन लोगों ने इतनी ओवर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर ली अमेरिकन ने कि उन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो गलती कर क्या रहे हैं। आई बात 1920s की, मिड 1920s में यूरोप ने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। वो डेवलप तो ऑलरेडी थे, उन लोगों ने फिर पेस पकड़नी शुरू कर दी। तो अब हुआ क्या? जो यूएस वाले मूर्ख लोग ये सोच के बैठे थे कि उनका माल पूरी दुनिया भर में बिकता रहेगा, उनका माल नहीं बिक रहा था, उनकी इन्वेंट्री अनसोल्ड पड़ी रह गई थी। और यूरोपियंस ने अपनी प्रोडक्शन चालू कर ली। तो यूएस की स्टील, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, फार्म प्रोडक्ट्स सब पड़े पड़े खराब हो रहे थे। इनफैक्ट डिफ्लेशन में आ चुके थे वो लोग। अब जब ये बात हुई तो यूएसए को, ये यूएस के जो इन्वेस्टर्स थे, जो यूएस के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इस बात को भांप ही नहीं पा रहे थे कि उनके ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और इनफैक्ट यूएस के स्टॉक मार्केट्स तो दिन रात भाग रहे थे। सितंबर 1929 में यूएस के मार्केट्स ने टॉप लगा दिया। अब जब टॉप लगा तो कई समझदार इन्वेस्टर्स जो इस चीज को भांप रहे थे कि यूएस की जो फंडामेंटली इकोनॉमी की हालत है वो वीक पड़ती जा रही है, मगर इसको क्योंकि हर्ड बिहेवियर था, हर बंदे को लग रहा था कि हम पैसा कमाए, स्टॉक मार्केट भाग रहा है, लोगों को प्रॉफिट्स बन रहे हैं, हम उस हर्ड के साथ चलते जाएं और
चलती गंगा में हम भी हाथ धो ले। आई बात स्टॉक मार्केट्स की, तो बैंकर्स ने भी बहुत बड़ी गलतियां करी। बैंकर्स को यही समझ नहीं आया कि यार तुम्हारा काम है डिपॉजिट लेना और लोन सैंक्शन करना या लोन देना आगे। वो लोग तो मार्केट स्पेकुलेशन में घुस गए। इनफैक्ट जो लोग डिपॉजिट करते थे उनके पास, मान के चलिए जैसे आज इंडिया में कोई भी बुजुर्ग एफडीज में इन्वेस्ट करता है बैंक के पास जाके, वो ये सोच के करता है कि उसको ब्याज चाहिए, उसको स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट्स नहीं चाहिए। मगर बैंकर्स ने उस टाइम पे क्या गलती करी कि वो जो पैसा डिपॉजिटर्स उनको दे रहे थे वो स्टॉक मार्केट में लगाते चले गए। इस हद तक पागलपन हो गया था कि 8.5 बिलियन डॉलर्स का मार्जिन डेट खड़ा हो गया यूएस में। वहां पे सब लोग लीवरेज पे माल उठा रहे हैं, लीवरेज पे लीवरेज, लीवरेज पे लीवरेज। और आपको सबको पता है कि लीवरेज के अंदर 100 में से 1 या 2 बंदे ही होते हैं जो कमा पाते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी। मतलब गिने चुने लोग ही होंगे जो लीवरेज पे कुछ कमा पाए हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी लोग फेल ही करते हैं। और वही चीज 1929 में हुई। ब्लैक थर्सडे 24 अक्टूबर 1929 को एक बड़ा क्रैश आया। स्टॉक मार्केट्स क्रिपल्ड एवरीवेयर, बुरा हाल हो गया बाजारों का। किसी तरीके से एक बैंकर्स के कंसोर्टियम ने मिलकर सोचा कि चलिए बाजार को ऊपर उठाते हैं, क्योंकि 1907 के अंदर भी उन लोगों ने ऐसी हरकत करी थी। उनको लगा था कि अगर अब भी हम ऐसा करेंगे तो स्टॉक मार्केट्स रिवाइव हो जाएंगे और नॉर्मली काम करने लगेंगे। मगर सच्चाई ये है, अर्निंग्स से स्टॉक मार्केट चलते हैं, स्टॉक मार्केट से अर्निंग्स नहीं चलते। भाव भगवान नहीं होता, अर्निंग्स भगवान है। अगर आप अर्निंग्स को फॉलो करेंगे, फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कहां प्रॉब्लम है और कहां अपॉर्चुनिटी है। और ये लोग अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाए कि इस टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि पैसा टेबल से उठा के ले जाओ। चलता रहा चलता रहा। थर्सडे को जब ब्लैक थर्सडे बना 24 अक्टूबर 1929 को, किसी तरीके से इन्होंने उसके बाद पैसे इंफ्यूज करके बैंकर्स ने मार्केट को उठाया। मगर वही हुआ, अगले ट्यूसडे, जिसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है, फिर मार्केट्स बुरी तरह पिट गए, बहुत बुरी तरह क्रैश आए। इनफैक्ट 3 सितंबर 1929 को जो डाउ जोन्स का हाई 381 था, वो 1932 तक 89% टूट चुका था। आप सोचिए कि किस लेवल का बबल क्रिएट हो चुका था यूएस के अंदर कि 89% एक इंडेक्स को टूटना पड़ गया। हमारे यहाँ पे 15-17% निफ्टी टूटती है ना तो हाहाकार मच जाती है, और आप सोचिए उस टाइम पे 90% तक बाजार टूट गए थे। चलिए, अब जब ये हुआ तो उसके बाद एक बड़ा और प्रॉब्लम आई कि जो बैंकिंग सिस्टम था उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया कि भाई हम पैसा आपको दे रहे हैं डिपॉजिट्स के लिए और आप उसको बाजार में लगा रहे हो। Nobody was ready to give their money to banks। वही बात हुई। अब जब इस हद तक बात पहुंच गई, 9000 बैंक्स फेल हो चुके थे उस टाइम पे, क्योंकि सब के सब मूर्खों की तरह स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेट करने में लगे हुए थे। कोई भी फंडामेंटली कारणों को जानना ही नहीं चाह रहा था कि प्रॉब्लम है क्या। अब जब ये हुआ, इसमें एक रीजन ये भी बोला जाता है कि जो टैरिफ हम आज सुन रहे हैं ट्रम्प के एरा में, उस टाइम एक स्मूथ हाउलेट एक्ट पास करने की बात चल रही थी 1929 में, जिसमें कि हैवी टैरिफ्स लगाने वाले थे ये लोग सारे इंपोर्ट्स पे। अब इसकी भी कहानी क्या है समझिए। आप सबको पता है कि ओवर सप्लाई था यूएस के अंदर, ओवर कैपेसिटी थी। जब ओवर कैपेसिटी और ओवर सप्लाई से ये लोग जूझ रहे हैं, तो अब जब यूरोप दूसरी तरफ खड़ा हो चुका है, यूरोप अपनी कैपेसिटी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर चुका है और वो भी एक्सपोर्ट करने को तैयार थे यूएस के अंदर, तो इन लोगों के तो और बुरा हाल हो जाता है कि भैया हमारे पास ऑलरेडी इतना इन्वेंट्री खड़ा हुआ है और अगर यूरोप भी हमें सप्लाई करेगा तो हमारी तो बुरी हालत हो जाएगी। इन लोगों ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। टैरिफ लगाने शुरू करे, उससे और प्रॉब्लम एग्रेवेट हुई। इनफैक्ट जब ये टैरिफ की बातें ही चल रही थी, कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब ये टैरिफ की बातें चल रही थी तभी मार्केट इसको भांप के बुरी तरह टूट गया। मतलब ऐसी हर बंदा बात करता है, एक बात हुई थी तो ये मैं आपको मेंशन कर रहा हूं आपके आगे। चलिए, अब जब ये टैरिफ लगाने की बात हुई तो इसमें और बड़ी प्रॉब्लम आई, वो मैं थोड़ी सी आगे और डिस्कस करूंगा। मगर आपको एक और पॉइंट में बताता हूं कि बैंकिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स उस वक्त थी, उसके लिए एक एक्ट और पास किया गया, ग्लास स्टीगल एक्ट 1933। इस एक्ट के तहत यह बोला गया कि जो भी कमर्शियल बैंक्स है और जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स है,
या फिर ये कहिए कि कोई भी बैंक की दो डिवीजन होती है, कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस। तो उन लोगों ने ग्लास स्टीगल एक्ट के अंदर कहा गया कि इन दोनों डिवीजन को अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल बैंकिंग का बिजनेस का जो काम है, दैट इज टू टेक द डिपॉजिट एंड लैंड द मनी एंड गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का तो हम सब जानते हैं, अंडर राइटिंग, स्टॉक मार्केट में जितना भी काम करना होता है वो लोग करते हैं। तो हो क्या रहा था कि डिपॉजिटर्स का पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यूनिट वाले यूज कर रहे थे। तो इस एक्ट के थ्रू इन लोगों ने कहा कि ये हर बैंक की ये दोनों डिविजन्स को सेग्रीगेट किया जाएगा, इन दोनों को मिक्स नहीं रखा जाएगा। अब ये सारी बात हुई। अब हम आते हैं दोबारा टैरिफ्स के ऊपर। टैरिफ्स के साथ हुआ यूं कि जब टैरिफ्स लगाए गए यूएस द्वारा, इनफैक्ट एक वक्त ऐसा आ चुका था कि ऑल ओवर द इंपोर्ट्स ऑफ यूएस 40% ऑफ टैरिफ लग रहा था उस पर, जिसकी वजह से कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज सब टैरिफ वॉर में इन्वॉल्व हो गए। वो एक दूसरे पे महंगे से महंगा, ऊंचे से ऊंचा टैरिफ लगाने लगे। और जो उसका रिजल्ट हुआ वो ये कि 66% तक ग्लोबल ट्रेड क्रिपल हो चुका था, बंद हो चुका था, जिसकी वजह से और डिप्रेशन आया और स्लो डाउन आया इकोनॉमीज के अंदर। जब इतनी स्लो डाउन आ चुका था पूरी दुनिया भर में, उसके ऊपर आ गया वर्ल्ड वॉर 2। ऑल्दो वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा माना जाता है कि उसने इंडस्ट्री के आउटपुट को कंज्यूम किया और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की रिकवरी में वो हिंड्रेंस था, बट इंडस्ट्रीज वर रनिंग स्मूथली, मतलब नॉट दैट स्मूथली जो कि नॉर्मल टाइम में होता, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रिपल नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो जब ये बात हो गई कि इन लोगों ने टैरिफ लगाया, टैरिफ वॉर में आ गए, तो इनको तकरीबन 1954 तक जो डाउ जोन्स है उसको रिकवरी करने में समय लग गया। मान के चलिए सितंबर 1929 में इन्होंने अपने हाई लगाया 381 का, 1954 में जाके फिर डाउ जोन्स ने अपना हाई निकाला 381 का। अब चलिए ये तो बात हो गई 1929 के क्राइसिस की। अब ये भी एक इसके अंदर एक बात कही जाती है आजकल कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, क्या वो भी एक ऐसा कोई बड़ा डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है, ऐसा बड़ा कोई त्रासदी क्रिएट कर सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। मतलब दिस इज माय ओपिनियन, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके पीछे मेरे पास रीजंस भी हैं। पहला रीजन ये है कि उस वक्त 1929 से लेकर 1954 तक जो टैरिफ थे वो तकरीबन लगे थे 40%, और आज की डेट में जो बेस लाइन है वो 10% है, और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज को 20 से 25% टैरिफ देना पड़ रहा है। तो टैरिफ आर फार लोअर। ग्लोबल ट्रेड उस टाइम ट्रिपल हो चुका था, मगर आज की डेट में ग्लोबल ट्रेड खत्म नहीं हुआ है, सप्लाई चेन्स आर मूविंग। अगर इंडिया से नहीं खरीदोगे तो वियतनाम से खरीदोगे या बांग्लादेश से खरीदोगे, ग्लोबल ट्रेड इज स्टिल गोइंग ऑन। कोई एक पार्टी लूज कर रही है, मगर उस पार्टी की कॉस्ट पे कोई और पार्टी को भी एडवांटेज हो रहा है। आज IMF है, WTO है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ऐसी चीज को होने से पहले रोकने में क्षमता रखते हैं। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने भी देखा होगा कोविड के टाइम पे जैसे ही क्राइसिस आया, सब सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट करने शुरू करे ताकि लिक्विडिटी इन्फ्यूज करें हम लोग और मार्केट्स को उठाएं। वही चीज आज भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज भी सेंट्रल बैंक्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैठे हुए हैं। यूएस भी बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, इंडिया में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है इस टाइम पे। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करके भी उस चीज से आज निकला जा सकता है। तो मेरे अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम इस बार क्रिएट हो सकता है। हाँ ठीक है, थोड़ी स्लो डाउन आएगी ग्लोबल इकोनॉमी में, बट थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट ऑन टाइम। आपस में मिलजुल के सब इन चीजों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके साथ मैं और ऐसे एजुकेटिव वीडियोस लाऊंगा जिससे कि हम सब मिलके एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाए और अपनी कंट्री की प्रोग्रेस में हाथ बटा पाए। धन्यवाद।